स्टूडेंट्स, जैसा कि आज हम सभी जानते हैं कि पूरा विश्व वैश्विक महामारी से गुजर रहा है, जिसके कारण हमारे लिए यह अति आवश्यक हो गया है कि हम व्हाट्सएप या यूट्यूब के माध्यम से आपकी पढ़ाई जारी रखें। इसीलिए आज क्लास 12 राजनीतिक विज्ञान का चैप्टर 4 जिसका शीर्षक है भारत के विदेश संबंध करने जा रहे हैं। चैप्टर बड़ा होने के कारण मैं इसको कुछ भागों में डिवाइड करके आपको पढ़ाऊंगी और आशा करती हूँ कि आप वीडियो को ध्यान पूर्वक देखेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत की विदेश नीति। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि विदेश नीति क्या होती है। जिस प्रकार एक समाज या एक परिवार अपनी आवश्यकताओं के लिए दूसरे समाज या दूसरे परिवार पर आधारित होते हैं, उसी प्रकार एक देश दूसरे देश के साथ संबंध स्थापित करते समय जिस प्रकार की नीति को अपनाता है उसे उस देश की विदेश नीति कहा जाता है। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत की विदेश नीति के निर्माता माने जाते हैं। इसके जो विदेश नीति के जो उद्देश्य हैं वो निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है संप्रभुता को बचाए रखना। नेहरू चाहते थे कि जो हमें विदेश नीति हमने बनाई है, हम उसमें अपनी संप्रभुता को बचाए रखना चाहते हैं। संप्रभुता क्या होती है? जिस देश का अपना संविधान होता है उसे संप्रभुता कहा जाता है। सेकंड है क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। मतलब नेहरू जी चाहते थे कि हमने विदेश नीति का जो उद्देश्य लिया है उसमें हम अपने क्षेत्र की अखंडता को बनाए रखना चाहते हैं ताकि उसके खंड न हो। और थर्ड है तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना। नेहरू जी भारत का तेज गति से विकास करना चाहते थे ताकि भारत जिस गरीबी को झेल कर आया है उसका अच्छी तरह से विकास किया जा सके। अब इसके गांधी जी इन तीनों ही उद्देश्यों को गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाकर पूरा करना चाहते थे। लेकिन गुट निरपेक्षता से पहले मैं आपको एक बात और समझा देती हूँ कि वो है शीत युद्ध। शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरा विश्व दो खेमों में बटा हुआ था। एक तरफ था संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरी तरफ था सोवियत संघ। पूरा विश्व के कुछ देश यूएसए की तरफ शामिल होने जा रहे थे और कुछ देश सोवियत संघ में शामिल होने जा रहे थे। लेकिन भारत ने सोचा अगर मैं एक देश में शामिल हो गया तो भारत का विकास नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं अमेरिका की तरफ चला गया तो सोवियत संघ हमारी मदद नहीं करेगा और अगर मैं सोवियत संघ की तरफ चला गया तो अमेरिका हमारी मदद नहीं करेगा। लेकिन भारत को जरूरत थी दोनों देशों से आर्थिक सहायता प्राप्त करने की। इसलिए भारत ने सोचा कि हमने जो विदेश नीति अपनाई है उसको हम गुट निरपेक्षता के माध्यम से ही पूरा कर सकते हैं। अब मैं गुट निरपेक्षता का अर्थ बताऊंगी कि गुट निरपेक्षता क्या होता है। गुट निरपेक्षता दोनों गुटों में से किसी भी गुट में शामिल न होकर विदेश नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करना गुट निरपेक्षता कहलाता है। अब हमने ये तीनों ही चीजें पढ़ ली हैं, भारत की विदेश नीति, गुट निरपेक्षता की नीति और शीत युद्ध। अब मैं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो आईएनए की स्थापना की गई थी, इंडियन, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल आर्मी, इसकी स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर का आ सकता। जैसा हमने शीत युद्ध के बारे में पढ़ा, शीत युद्ध वह युद्ध है जो भय, तनाव और ईर्ष्या पर आधारित था। इसमें शस्त्रों और अस्त्रों का कोई यूज नहीं किया जाता था। ये अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चल ही रहा था।
कि इसी बीच 1949 ईस्वी में अमेरिका के द्वारा नाटो की स्थापना की गई। नाटो एक सैन्य संगठन था, तो इसी के विरोध में सोवियत संघ के द्वारा वार्सा पैक्ट की स्थापना 1955 ईस्वी में की गई। ये भी एक सैन्य संगठन था। जैसे ही भारत नव स्वतंत्र राष्ट्रों को गुटनिरपेक्षता की नीति में शामिल करने का प्रयास कर ही रहा था, तभी पाकिस्तान यूएसए के साथ नाटो में शामिल हो गया। 1956 ईस्वी में सवेज नहर के मामले में ब्रिटेन ने मिस्र पर आक्रमण कर दिया, जिसका भारत ने बड़ा विरोध किया। लेकिन उसी समय सोवियत संघ के द्वारा हंगरी पर आक्रमण किया गया, जिसका भारत ने विरोध नहीं किया गया। इससे अमेरिका को ये लगने लगा कि भारत सोवियत संघ में मिला हुआ है और इससे यूएसए भारत के प्रति जो है यूएसए की नजर जो है कड़ी हो गई और उसने जो है उसको अपना दुश्मन मानना शुरू कर दिया। आगे हम पढ़ेंगे अफ्रो एशियाई एकता। अफ्रो मीन्स अफ्रीका के देश, एशियाई मीन्स एशिया के देश। इन दोनों देशों में एकता स्थापित करना। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एशिया और अफ्रीका में जितने भी नव स्वतंत्र देश थे, यानी नए नए आजाद हुए थे, उन सभी देशों में एकता की भावना स्थापित करने का प्रयास किया। नंबर 2, मार्च 1947 में एशियाई संबंध सम्मेलन का आयोजन भी किया गया, जबकि उस टाइम पे तो भारत आजाद भी नहीं हुआ था, 5 महीने शेष थे। इंडोनेशिया की आजादी के लिए भारत ने अथक प्रयास किए ताकि इंडोनेशिया आजाद हो सके और इसके लिए 1949 में इंडोनेशिया की आजादी के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन भी किया गया। साउथ अफ्रीका में जो रंगभेद की नीति जारी थी, साउथ अफ्रीका में रंगभेद बहुत ज्यादा चरम सीमा पर पहुंचा हुआ था। वहां पे गोरे और काले लोगों के बीच भेदभाव बहुत ज्यादा किया जाता था। भारत ने उसका भी विरोध किया। नंबर 6 है, भारत ने अनौपनिवेशिकता की प्रक्रिया का समर्थन किया। अनौपनिवेशिक का क्या मतलब होता है? अनौपनिवेशिक होता है कि कोई देश किसी दूसरे देश का गुलाम न होना। औपनिवेशिक का अर्थ है कि कोई देश जब दूसरे देश का गुलाम होता है तो उसे उस देश का उपनिवेशवाद कहा जाता है। अब तक हमने अफ्रो एशियाई एकता के बारे में पढ़ा। अब हम अफ्रो एशियाई सम्मेलन के बारे में पढ़ेंगे। इंडोनेशिया के शहर बांडुंग में अफ्रो एशियाई अफ्रीका और एशिया के जितने भी नव स्वतंत्र देश थे, उनका एक सम्मेलन 1955 में आयोजित किया गया और इसी सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव डली। गुटनिरपेक्षता का पहला शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड, जो कि सर्बिया की राजधानी है, उसमें आयोजित किया गया। पहले शिखर सम्मेलन में गुटनिरपेक्षता के सदस्य देशों की संख्या 25 थी और इस समय वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 120 है। अब मैंने जितना भी फर्स्ट पार्ट के बारे में पढ़ाया उसके बारे में मैं एक नजर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर दोबारा से डालती हूँ। जैसे नाटो की स्थापना कब हुई, किसके द्वारा हुई, वार्सा पैक्ट की स्थापना कब हुई, किसके द्वारा की गई, आईएनए की स्थापना किसके द्वारा की गई, शीत युद्ध क्या है, विदेश नीति क्या है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, बांडुंग अफ्रो एशियाई सम्मेलन कब और कहाँ हुआ, पहला गुटनिरपेक्षता का पहला शिखर सम्मेलन
कब और कहाँ हुआ, शुरू में इसमें कितने सदस्य थे और वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है। ये सभी इम्पोर्टेंट हैं, क्वेश्चंस हैं, और आशा करती हूँ कि आप इनको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। अब हमारा फर्स्ट पार्ट यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम दूसरे पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और कोरोना को भगाने में मदद कीजिए।